पेज नंबर 37, पॉइंट नंबर 5, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। जो इंस्टीट्यूशन इसी काम के लिए होते हैं कि रिसर्च करने के लिए होते हैं, कोई इनोवेशन करनी है किसी भी चीज़ में, चाहे वो साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में ही कोई ऐसी सब्जेक्ट लॉन्च कर रहे हो। वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पब्लिश इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटीज। In India, for example, Indian Statistical Institute, National Council of Applied Economic Research publish a variety of statistical data as a regular feature. इनकम टैक्स पढ़ेंगे जब आप इलेक्शन सेकेंड ईयर हो, उसमें ये सिखाया जाता है कि देखो लोगों को प्रमोट करने के लिए, मुझे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ना डोनेशन देते हैं। तो बड़ा बिजनेसमैन है, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का डोनेशन दे रिसर्च वगैरह में, ताकि रिसर्च और अच्छे से हो पाए, जल्दी हो पाए, कंट्री का फायदा हो पाए। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए टैक्स में बेनिफिट दिया जाता है। मान लीजिए मेरी इनकम 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर मुझे जो भी टैक्स बनता है वो देना है, और मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ कि भाई मैंने 2 लाख रुपए डोनेशन दिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, तो ठीक है हम मानेंगे आपकी इनकम 10 लाख नहीं 8 लाख रुपए, तो 8 लाख के हिसाब से टैक्स लेंगे, तो टैक्स का बर्डन कम हो गया थोड़ा सा एक इनिशिएटिव एक प्रमोट करने के लिए ऐसा दिया हुआ है। किसी डोनेशन पे, हर डोनेशन में अलग स्कीम निकाली गई है। किसी डोनेशन में ऐसा निकाला हुआ है कि 10 लाख रुपए पर मान लीजिए मेरा टैक्स बनता है 2.5 लाख रुपए, और मैंने कहा 2 लाख डोनेशन दी, ठीक है 2 लाख कम हो गए, 50,000 रुपए टैक्स देना है। मतलब इनकम में से कम नहीं करा, टैक्स में से कम कर दिया। समझ पा रहे हो फर्क दोनों में? पहले वाले केस में क्या हुआ कि 10 लाख रुपए पर मान लीजिए मेरी टैक्स 3 लाख बनता है, तो कहते हैं 10 लाख नहीं आपकी इनकम 8 लाख मानेंगे हम, 8 लाख के हिसाब से टैक्स दे दो। 8 लाख से मान लीजिए 2.5 लाख की जगह 3 लाख की जगह 2 लाख टैक्स बना, तो 2 लाख टैक्स 1 लाख की छूट मिली। डोनेशन दी 2 लाख की, लेकिन छूट मिली 1 लाख की, क्योंकि इनकम कम करी उन्होंने। ठीक। सेकंड केस में क्या हुआ कि जितना मेरा टैक्स बन रहा था, सपोज 10 लाख की इनकम में 2.5 लाख रुपए टैक्स बन रहा था, मैं कह रहा हूँ 2 लाख के डोनेशन दे, तो 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए टैक्स डोनेशन की कम कर दी, सिर्फ 50,000 रुपए टैक्स। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, हर एक का अलग रेट दे रखे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा छूट, इसमें कर दो कम मिलेगा, तो टैक्स देने से बच जाएंगे यार। हाँ किसी में ऐसा भी होता है कि डोनेशन दी, मान लो 10 लाख रुपए मेरी इनकम है, डोनेशन दी 2 लाख, तो मेरी इनकम 3 लाख कम कर देंगे, या इनकम 7 लाख रुपए चल गया था टैक्स, मतलब 150% ऑफ द डोनेशन। तो बेसिकली अब मतलब जिस चीज़ में मान लीजिए किसी रिसर्च में पैसा कम मिल पा रहा है हम लोगों को, उसमें ज़्यादा हम छूट दे देंगे ताकि लोग ज़्यादा पैसा लगा पाएँ। ठीक। अब जैसे इलेक्ट्रिक कार्स है, इलेक्ट्रिक कार बिल्कुल नई लॉन्च हुई है, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे उसको कि भैया पता नहीं कैसी होगी, चले ना चले, रास्ते में बंद हो जाएगी, पेट्रोल भी डलवा नहीं सकते, चार्जिंग में बहुत टाइम लगेगा। उसको प्रमोट करने के लिए, लेकिन इको फ्रेंडली है चीज़, है ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप मान लीजिए कार लेते हो इलेक्ट्रिक वाली लोन पर, और उस पर लोन पे इंटरेस्ट भी जाएगा, तो जितना इंटरेस्ट जा रहा है ना उतनी आपको टैक्स में छूट देते हैं, यानी फाइनेंस करोगे। हाँ फाइनेंस कराओगे। वैसे तो कार 99% केस में फाइनेंस ही होती है, क्योंकि नंबर 1 में ना 20-25 लाख रुपए के पैसे हैं, ये रेयरली होता है। मतलब जिसके पास फाइनेंशियली पैसा अच्छा खासा है वो भी फाइनेंस पर लेता है जनरली, क्योंकि 20 लाख रुपए की कार आपके पास 20 लाख रुपए अकाउंट में कहाँ से आया, इसका क्वेश्चन आ जाता है बंदे पर। और उसके बाद सारे बिल्स हो कि मेरी इनकम इतनी है। हम मैं तो कह रहा हूँ भाई 20 लाख रुपए आपके पास एक वन टाइम में है, इसका मतलब आपकी अच्छी खासी इनकम सालों से चली आ रही है, अच्छा खासी सेल से अच्छी खासा प्रॉफिट है, इतना ज्यादा अगर आपका अच्छा रिकॉर्ड है फिर तो ले सकते हो। फिर ऐसा बंदा 1 करोड़ की कार लेगा ना। जो पर्सन अगर अपनी इनकम एक नंबर में 10 लाख की दिखा दी, समझ लो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, उस हिसाब से कार भी उतनी महंगी लेगा। इसलिए इन जनरल में एग्जांपल दिया कि जनरल कार फाइनेंस पे ली जाती है, उस टाइम इलेक्ट्रिक कार 25 लाख की लॉन्च हुई थी, इससे कम की लॉन्च नहीं हुई। अब तो धीरे धीरे नई वैरायटी आती जा रही है और कम रेंज के मॉडल आते जा रहे हैं, तो ये प्रमोशन के लिए है बेसिकली। तो ऐसे रिसर्च वगैरह को डोनेशन देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आ गए जी, जर्नल्स एंड पेपर्स, बुक्स वगैरह मैगजीन्स वगैरह आती हैं गवर्नमेंट की। मैनी न्यूज़पेपर्स सच एज द इकोनॉमिक्स टाइम्स एज वेल एज द मैगजीन्स सच एज कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू आल्सो सप्लाई अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो हम खुद डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे सर्वे के लिए रेस्पोंडेंट से जाकर के, जिसने पहले से डेटा कलेक्ट किया हुआ उससे डेटा ले रहे हैं। उसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं पब्लिश डेटा, ये गवर्नमेंट ने या किसी भी यूनिवर्सिटी ने वो डेटा कलेक्ट करा और पब्लिश कर दिया, तो हम वहीं से ले लेते हैं, चाहे मैगजीन हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे गूगल से देख लिया हमने गूगल पे नेट पे डाल रखा है, वेबसाइट पे डाल रखा है। ठीक।
7. Publications of research scholars. Individual research scholars also sometimes publish their research work containing some useful statistical information. मतलब कोई इंडिपेंडेंट बेस पर भी रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, जैसे ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, इसमें कोई रिसर्च वगैरह कर इसमें ब्लॉग बना के उस पर डाल दिया, यहाँ पे इस चीज़ सही होता है, इस चीज़ सही होता है, तो वहाँ से ले सकते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो मतलब एज अ वर्ल्ड एज अ होल, किसी कंट्री की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो कॉमन चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, तो फॉर्म लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सर वो सामने अपने स्टैंड करो साइड में, तो अगर यहाँ पे कोई बैठे तो उसे दिखता नहीं है बहुत ढंग से। क्या करना चाहिए? सही स्टैंड करो साइड में रखो। और रिकॉर्डिंग कैसे होगी फिर? सर यहाँ पे से कोई बैठे तो दिखता नहीं है सर, बोर्ड आप इतना पतला सा उसको बोर्ड दिख नहीं रहा उसको? सर आधा सर बीच से बैठता है, लगता है बोर्ड। सही बैठा है। तुम यहाँ मत बैठा करो ना, नहीं सर मैं ऐसा कर बैठता तो सर मतलब दिखता है पर तो तुम मत बैठा करो ना यहाँ पर, चेयर तो 25 चेयर रखनी है यहाँ पर, फिर उसी एक चेयर में क्यों मैं जनरली बता रहा था। नहीं, किसको और कोई दिक्कत नहीं। कैमरा साइड कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी भाई? पूरे रूम के अंदर जो सबसे बेस्ट प्लेस है वहीं रखा जाएगा कैमरा, ताकि बोर्ड पूरा है, मैं पूरा हूँ। क्या नाम है सर? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। सर सर किसी ने सर इन अपने एक मिनट का बात करें, लिख लिया सबने? आईएमएफ लिखिए फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी सिर्फ कैश फॉर्म में बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक, उसके बाद आईएलओ, तो हम लेंगे आईएलओ की इंटरनेशनल, आईएलओ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। डन जी। मूवी शायद देखी हो आप लोगों ने, नायक, बहुत बार आती थी, तो जब वो इंटरव्यू ले रहा होता है अमरीश पुरी का, तो रिपोर्ट दिखाता है बीच बीच में कि आपने हमारी जो है आपकी स्टेट इनकम सिर्फ 3 रुपए प्रतिदिन रह गई है। वो कहता है पहले अपने आंकड़े सही करो फिर बात करो, फिर वो दिखाता है ये आईएमएफ रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, आईएमएफ ये वाला आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेवल पे किस फंड, कौन सी सिटी ने, कौन सी स्टेट ने, कौन सी कंट्री ने कितना फंड लिया, कितना फंड यूटिलाइज करा, रिसीट और पेमेंट की बात होगी। वर्ल्ड बैंक जो मतलब कॉमन बैंक है कंट्री एज अ होल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ रूल तो लेबर के होंगे जो वो मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में चलेंगे, और बाकी कंट्री वाइज स्पेसिफिक होते हैं और बाकी स्टेट वाइज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे जनरली जो इंडिया में जो रूल बने हुए लेबर के, वो लेबर को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, मतलब लेबर के हित में जो रूल्स बने हैं वो लेबर के फेवर में, भाई ओवर टाइम नहीं करवा सकते, बोनस देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सब कुछ लेबर के हाथ में, नहीं तो वो स्ट्राइक कर देंगे वगैरह वगैरह। आजकल किसान की जरूरत हाँ है। जी, जैसे किसान वाला चल रहा है, अरे वो लेबर वाला केस नहीं, वो लेबर होता है, एम्प्लॉइज वाला केस होता है। और जैसे चाइना है, चाइना का एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जितने भी रूल्स हैं लेबर के वाले, तो वो एम्प्लॉयर के फेवर में, एम्प्लॉय के फेवर में नहीं। कि मान लीजिए मेरे पास मेरी फैक्ट्री है, कोई ऑर्डर देता है 10,000 यूनिट्स बनाने का, तो मैं अपनी सारी कॉस्टिंग निकालूंगा, मटेरियल की, लेबर की, जगह की, तो कॉस्टिंग शायद ज़्यादा पड़ेगी। अब कोई देता है मुझे 10 करोड़ क्वांटिटी बनाने का ऑर्डर, और जिसमें कि मेरे को लेबर बिल्कुल चीपेस्ट रेट पर मिल रही है, उनसे ओवर टाइम कराऊँ, कुछ भी कराऊँ, मैं पूरा आज़ाद हूँ। कोई ऐसा नहीं कि इतना मिनिमम रेट देने पड़ेगा, जिस रेट में मिल जाएगा उस रेट पर मैं काम करवा लूँगा। तो मुझे बिल्कुल चीपेस्ट रेट पड़ेगा, तो मैं सामने वाले को कम से कम मार्जिन पे सामान दे पाऊंगा। समझ पा रहे हो जी? तो मेरे पास 10,000 रुपये का ऑर्डर आया, सपोज मैं हर एक आइटम पर 50 पैसे तो शायद रखूंगा मार्जिन, ताकि कम से कम 5,000 रुपये तक कमाऊँ एक ऑर्डर पे। मेरे पास 10 करोड़ का ऑर्डर आया, तो शायद मैं सिर्फ 5 पैसे का मार्जिन लूँ, इंस्टेड ऑफ 50 पैसे मैं शायद सिर्फ 5 पैसे का मार्जिन लूँ, तो भी अच्छा खासा कमा लूँगा। इसलिए चाइना जो है एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट लोएस्ट है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत ज़रा सा लेकर के वो सेल कर रहा है। इंडियन मार्केट की इसलिए प्रोड्यूसर मतलब नहीं सर्वाइव कर पा, क्योंकि इतने में सेलिंग प्राइस है चाइना के प्रोडक्ट्स का, उतनी कॉस्ट प्राइस नहीं। मोबाइल की बात करूँ तो इंडियन जो ब्रांड थी माइक्रोमैक्स, सैमसंग की टक्कर में वही आई, सबसे ज़्यादा वही चलती थी।
मतलब आधे लोगों के पास, मतलब 30% के पास सैमसंग, तो 70% के सब पास माइक्रोमैक्स इंडियन ब्रांड। लेकिन जब चाइना को अलाउ किया गया तो उनकी कॉस्टिंग इतनी कम है, सेलिंग प्राइस इतना कम है, तो माइक्रोमैक्स वाले की कॉस्ट ही ज़्यादा, बेच नहीं पा, सर्वाइव नहीं कर पाया। अब तीसरा बात आ रहा है कि हम अनपब्लिश्ड सोर्सेज। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है देखिए कि गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया और उसको पब्लिश नहीं करा, अपने पास ही रखा हुआ है, अपने किसी काम के लिए लिया, कोई पॉलिसी बनानी है इस काम के लिए लिया हुआ है, अब वो गूगल पर नहीं मिलेगा, वो मैगजीन में नहीं मिलेगा, तो हमें पर्टिकुलरली उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा फॉर्मल तरीके से और उससे रिक्वेस्ट की जाएगी सर अब वो वाला डेटा हमें चाहिए। ठीक। There are some unpublished secondary data as well. These data are collected by the government organizations and others, generally for their self-use or office record. These data are not published. These unpublished numerical information may, however, be used as secondary data. उनके खुद के लिए अपने यूज के लिए बनाएंगे। ये जो बेटी बचाओ जो कॉन्सेप्ट जो लॉन्च किया गया, वो आप सबको पता है इसलिए लॉन्च किया गया। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया था कि चेक कर लेते थे कि पेट में ही ये प्रेगनेंसी के केस में ये लड़का है कि लड़की है, और अगर बेटी है तो अबॉर्शन करवा लेते थे। तो ये कॉन्सेप्ट भी पता है गवर्नमेंट से ही चला है। मतलब पहले क्या था, जैसे इस ये चीज़ होने से पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा समस्या थी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन पर प्रेशर आया कि भैया आप लोगों को सजेस्ट करो, सर्वे करो, लोगों को समझाओ, सेमिनार करो, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। तो लोग जो डॉक्टर्स हैं वो बात करते हैं लोगों से कि भाई पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा बच्चे ना करा करके कम बच्चे करा करो। तो वो कहते हैं कि सर हमें बेटा चाहिए, अपनी आगे पहुँच बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए, इसलिए हम भाई ज़्यादा बेटा नहीं होता तो हम बेबी करते रहते हैं। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये अप्लाई करा कि आप पहले ही चेक करवा लिया करो और बेटा हो तो ही करो, वरना मत करो। यूपी में भी ऐसा हो गया कि 2 बच्चे ज़्यादा नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको सब्सिडीज दे दी बेसिकली। हाँ सब्सिडीज दे दी क्योंकि हम जो किसी को मतलब कंट्रोल किसी पे हम इम्पोज नहीं कर सकते, सबकी अपनी फ्रीडम है, तो बेसिक राइट है। तो मैं चाहता हूँ मेरे 4 बच्चे, उनसे उनको रोक नहीं सकता, तो ये तो बेसिक राइट है किसी का। प्रमोट सब्सिडी नहीं। हाँ लेकिन हम प्रमोट कर सकते हैं किसी को, ये आपके 2 ही बेबी होंगे तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, उसके पढ़ाई का खर्चा हम करेंगे, ये फैसिलिटी अलग से मिलती है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू करी थी कि आप मतलब बेबी को अबॉर्शन करवा लो अगर बेटी है, और बेटा है तो फिर उससे पॉपुलेशन कम होने लग गई, फ़ायदा हुआ, पॉपुलेशन कम हुई। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई कि फिर बेटी नहीं होने लगी, मतलब लड़कियाँ नहीं होती थी, फिर इसको कंट्रोल किया गया रोका गया। तो अच्छा आज करते जाके प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन है जिस पर डेटा जो 3 पॉइंट दे रखे हैं उसके नीचे डेटा रिलायबल है कि नहीं, हमारी इंक्वायरी के लिए सुटेबल है कि नहीं, और इनकम्प्लीट तो नहीं। 3rd पॉइंट क्या था, एडिक्वेट सफिशिएंट है, इनकम्प्लीट तो नहीं। उसके बाद कितने पॉइंट्स हमने माइंड में रखने हैं ये डेटा कलेक्ट करते हुए। पहला, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन सही है कि नहीं, हमें लग रहा है वैलिड है कि नहीं है, जिससे हम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उसने डेटा कलेक्ट करा है तो वो ठीक काम करेगी कि नहीं, उसका पास्ट रिकॉर्ड है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, किस पर्पस से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेथड ऑफ कलेक्शन, फॉर्मली जा रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, रिटन में ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन। 4th पॉइंट, टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। टाइमिंग मतलब जैसे आउटडेट तो नहीं हो गया वो डेटा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, जो हम ले रहे हैं वो किस नाम से ले रहे हैं, किस स्पेसिफिक पर्पस से ले रहे हैं, कि मतलब ये लिटरेसी रेशियो है या पॉपुलेशन रेशियो है, इनकम रेशियो है। एक्यूरेसी, कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो डेटा कलेक्ट किया है उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक्यूरेट है कि उसमें गड़बड़ तो नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डेटा कलेक्ट करने से पहले। एक बार यहाँ तक रीडिंग ले लेंगे आप सब फटाफट से। पॉइंट नंबर 537 पेज से लेकर के एक्यूरेसी वाले पॉइंट। सर जैसे किसी की इनकम 10 लाख रुपए है, किसने सर झूठ में कह दिया, झूठ में कि मैं 2 लाख रुपए दान में कर दिया, 2 लाख रुपए मैंने दे। प्रूफ मांगेंगे ना, ऐसा ना हो। जब हम किसी को डोनेशन देते हैं हमसे रिसीट मिलती है। फॉर एग्जांपल
किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डोनेशन लेने के लिए बैठा हुआ है, मैं उसको पैसे दिए तो अपनी पॉकेट में रख ले। सर हम कैश थोड़ा देंगे उसे, कैश भी दे सकते हैं, उसमें रिसीट मिलेगी हमें। अगर हम बैंक से देंगे तो ज़्यादा प्रेफर होगा। डेफिनेटली ये आपकी इनकम टैक्स में पड़ेंगे कि 10,000 से ऊपर की पेमेंट अगर करते हैं तो अकाउंट पे ही हम अलाउड करते हैं एक्सपेंस, उसके अलावा नहीं। मतलब अकाउंट बैंक से ट्रांसफर करा तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। 10,000 से नीचे पेमेंट कैश में मान लेते हैं। इसमें भी हालांकि एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जो लेबर की पेमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी लेबर को पेमेंट होती है, तो सारी लेबर की पेमेंट तो करोड़ों में हो जाएगी। अब वो तो चेक से, लेकिन उनका बैंक अकाउंट ही नहीं होता, वहाँ अलाउड हो जाता है। ऐसे कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो सर जैसे हम लेबर को कैश देते तो उनके लिए क्या होता है फिर? उनको तो सैलरी मिल रही है और हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस है वो, उसको हम अपनी प्रॉफिट में से लेस करेंगे ताकि हमारा नेट प्रॉफिट आए तो टैक्स करें उसका। फिर उसको हम इनकम टैक्स अलाउ कैसे दिखाएंगे कि हमने उनको वेजेस दिए हैं कैश में? मतलब हम बस अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, रजिस्टर वगैरह रखेंगे, इतने लेबर थे, इतने फेक भी हो सकता है। फेक बिल्कुल हो सकता है, इसलिए ऑडिटर होते हैं, वो चेक करते हैं। सीए पॉइंट होते हैं। Then you want I will tell you two important sources of secondary data: Census of India, reports and publications of National Sample Survey Office. दो मेन डेटा दे रखे हैं, यहाँ से हम सेकंड डेटा अपना कलेक्ट कर सकते हैं। मेन सोर्स ये पहला सेंसस ऑफ इंडिया। इसमें जैसे इंडिया की गवर्नमेंट जो है इसमें तुरंत लाती रहती है, अपडेट करती रहती है कि अभी पॉपुलेशन का ये पोजीशन है, पैरामीटर हो गया मतलब सेंसस जो है ना, सेक्स रेशियो ये है, लिटरेसी रेशियो ये है। सर सेंसस मतलब क्या होता है? इसको मतलब एक पैरामीटर है, मतलब जैसे यूटिलिटी था सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये इंडिया की पॉपुलेशन की कोई भी चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए मेजरमेंट ये हो गया सेंसस। सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसिनियल पब्लिकेशन, मेन पब्लिकेशन मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, published by the Registrar General and Census Commissioner, India. It is a very comprehensive source of secondary data. It relates to the population size, population कितनी है, the various aspects of demographic changes in India, क्या क्या changes हुए इंडिया के अंदर, population किस एरिया में बढ़ी, literacy rate बढ़ा, sex ratio में improvement हुआ. Broadly, it includes statistical information on the following parameters: size, growth rate, distribution of population, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, और कितनी पॉपुलेशन हो सकती है आने इतने टाइम में, कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, एक उसका एस्टिमेट लगाते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, या पर किलोमीटर कितने लोग हैं। सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, में ज़्यादा फीमेल ज़्यादा। स्टेट ऑफ लिटरेसी, मतलब कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। Information on these parameters relates to the country as a whole as well as different states and union territories of the country. सबका मिल जाएगा। As the name suggests, Census of India is a comprehensive inquiry on population size and related parameters of change, covering each and every household. Presumption ये है कि हमने हर घर से डेटा लिया होगा, हालांकि इसमें सैम्पलिंग भी होती है कि हमने वही हर पूरे मतलब पूरे एरिया में ना लेकर के कुछ कुछ, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में 100 घर है तो हमने रेंडमली हर फ्लोर पे एक घर का ले लिया डेटा और उससे हमने एस्टिमेट रिलीज होगा। ये सेंसस एक्यूरेट नहीं होते ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं। स्टैटिस्टिक्स से कुछ भी चीज़ करो, देखो एक्यूरेसी तो बहुत रेयर जगह है। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स ही तो किसी के 90% है, किसी के 80% है, तो हम क्या अपन 90% वाला ज़्यादा पढ़ने वाला, 80% वाला कम पढ़ने वाला, लेकिन बाई चांस एग्जाम में वही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए जो 90 वाले को आते थे, उस 80 वाले ने ज़्यादा पढ़ाई करी हो लेकिन उसके चैप्टर पढ़े हुए क्वेश्चन बाई चांस नहीं आए, है ना, तो वो भी एक्यूरेट नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन नहीं जज करने। तो एक्यूरेसी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि परफेक्ट एक्यूरेसी मतलब होता है कि कोई मिस्टेक का एरर कोई है ही नहीं है। तो बेस्ट पॉसिबल
करेक्शन कह सकते हैं इसको। रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर आती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स रेगुलर सैंपल सर्वेज टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन relating to a variety of economic activity in rural as well as urban, शहर और गांव दोनों में ही सैंपल बेस पर सर्वे का एग्जांपल दिया मैंने सोसाइटी में हर फ्लोर का एक घर का हमने डेटा ले लिया। फॉर एग्जांपल 77th राउंड ऑफ द NSSO पीरियड दिया हुआ है इसका 2019 कैलेंडर ईयर है। देखो जनवरी 19 से दिसंबर 19 है ना। जनवरी से दिसंबर वाले को कैलेंडर कहते हैं, अप्रैल से मार्च वाले को काउंटिंग ईयर कहते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? कैलेंडर ईयर। अच्छा ठीक है। Was on debt and investment, land and livestock holdings of households and situation assessment of agricultural households. Livestock क्या चीज है? एनिमल्स की लिए इनकम बिल्कुल सही, एनिमल्स के लिए। क्योंकि इस घर में कितने एनिमल्स हैं, वो जैसे भैंस पालते हैं दूध वगैरह के लिए, बिजनेस है ना। नहीं बिजनेस के लिए नहीं, यहाँ पर तो हाउस होल्ड की बात हो रही है। लाइवस्टॉक जो आप बिजनेस के लिए कह रहे हो वो भी सही है। अमूल कंपनी में जो गायें भैंसें होंगी वो बिजनेस के लिए, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसमें तो फिलहाल हाउस होल्ड पर्पस के लिए हुआ हुआ, क्योंकि काफ़ी गाँव में आज भी मैक्सिमम के यहाँ काफ़ी तक मतलब होती है, उसका सर्वे करा गया। ब्रॉडली रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO ऑफर्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग। क्या इंफॉर्मेशन देते हैं जी? लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, कितने लोगों के पास अपना लैंड है, कितना बड़ा है, और लाइव स्टॉक किस किस के पास है। हाउसिंग कंडीशंस एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम डवेलपर्स, झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, रोजगारी बेरोजगारी। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया इंक्लूडिंग लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ डाइवर्स कैटेगरी ऑफ द पीपल। एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। लॉकडाउन के बाद से FD पे जो इंटरेस्ट रेट था वो करीब 7-8% चल रहा था, वो लगभग 5% रह गया। मतलब 1 लाख रुपए की FD करूँगा तो 1 साल के बाद तो सिर्फ 1,05,000 बनेंगे। क्यों करा गया सर ऐसा? क्योंकि बैंक में अगर FD का रेट कम कर दिया ना, इससे पहले ना लोन का रेट भी कम कर सकता है। तो मान लीजिए FD पे बैंक 7% का इंटरेस्ट दे रहा है तो डेफिनेटली लोन पर कम से कम 9 या 10 लेगा। महंगा इंटरेस्ट रेट होगा तो लोन कम से कम लोग लेंगे, खर्च कम से कम करेंगे। एक्सपेंडिचर कम होगा तो सबकी सेल डाउन होगी, इकोनॉमी और डाउन होगी। करा के FD का रेट कम करा दिया, उससे लोन का रेट भी कम हो गया। अब लोन 10 की जगह 7 या 8 पर मिल रहा है तो लोग इजीली लोन ले सकते हैं। लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे, उस पैसे को खर्च भी करेंगे, लोन के घर में तो रखेंगे नहीं पैसा। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो एक्सपेंडिचर का पैटर्न जरूर चेक किया जाता है रेगुलरली, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। जिससे भी जो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर से डिस्कस हुआ था कि कार की सेल बहुत डाउन हो रही है कंट्री के अंदर, इसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो इसमें कहा गया, ब्लेम भी लगाया गया कि भाई आप जो है पेट्रोल के प्राइस बढ़ा रहे हो, इस वजह से कार की सेल डाउन हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हालांकि ये रीज़न दिया था कि ओला उबर वगैरह की वजह से ही सेल डाउन हुई है कार की। ये लोग अब इजीली बिना परचेज करे, बिना पैसा ब्लॉक करे कार की कंफर्ट ले सकते हैं चीपेस्ट प्राइस पर। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया। घर में इनकम का सोर्स जनरली कहाँ से हो रहा है? जॉब से है, कुछ छोटा बड़ा घर पे काम कर रहे हैं उससे। चलिए MCQ पे आ जाएं। मेरा सर एक डाउट है इस चैप्टर में। सर जैसे सर एक घर में तो उसके बाद एक लड़का है, उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब है, 20,000 व्यू मारे। सर वहीं पे एक बच्चा उसने अपना YouTube चैनल खोल रखा है, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, लाइक वो YouTube से अच्छा एकदम 5-6 लाख रुपए कमा रहा है। हाँ तो सर कौन सी इनकम मेन का सर? तो फिर दो इनकम काउंट होगी, एक इनकम काउंट होगी? दोनों काउंट क्यों नहीं होंगे? दोनों काउंट होगी। बैंक में पैसा YouTube से वो 5 लाख कमा रहा है या 500 रुपए कमा रहा है या 5 करोड़ कमा रहा है वो सभी इनकम सब डिस्क्लोज करनी है बस, है ना। अमाउंट से डिस्क्लोजर चेंज नहीं होगा, वो जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से सामने वाले को अपनी इनकम पूरी शो करनी है, चाहे वो 500 रुपये हो चाहे 5 करोड़ रुपये हो, है ना। आसमान से लिखे है नहीं इसलिए आसमान से लिखे है। पढ़े जी
पहला क्वेश्चन है जी, डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं जी, बताओ प्राइमरी के सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। क्वेश्चन 2, व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर कलेक्टेड इन द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम एस्टिमेट फॉर द गवर्नमेंट? मतलब हम गवर्नमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, है ना, सेंसस वाला, सेकेंडरी हो गया। थर्ड क्वेश्चन, which of the following is the method of secondary data collection? देखो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन ये प्राइमरी का एग्जांपल था, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये भी प्राइमरी था, और क्वेश्चनेयर बनाना ये भी प्राइमरी था। नॉन आंसर हो गया, फिर सेकेंडरी का एग्जांपल कोई भी नहीं है। क्वेश्चन में अगर सेकेंडरी की जगह प्राइमरी लिखा होता तो डी ऑप्शन में नन की जगह ऑल लिखा होता, है। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम, इनमें से कौन सा फायदा है क्वेश्चनेयर का? सभी। तो पहला क्वेश्चन कहता है डिफिकल्टी, लेकिन अब तो आसानी हो जाती है सामने वाले के लिए। बी ऑप्शन लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बताया था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते हम कि सामने वाला करे ना, तो बी ऑप्शन जो है मेरिट हो गया। सी, अच्छा वैसे भी ए सी और डी ये तो डीमेरिट है, है कि नहीं? वो तो मेरिट ही नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए जी, which of the following methods is used when an investigator collects the required information with the respondent? respondent से कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। ऑल ऑफ दिस की मतलब ए बी और सी तीनों में ही कलेक्ट करता है डेटा, से ऑल ऑफ दिस आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक सर ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तो इनसे होनी चाहिए ना? नहीं, सभी से तो मिलती है, बी indirect और तो सी में भी जो है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और इन्वेस्टिगेटर जो है डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है रिस्पोंडेंट से। हाँ जी सही, डी ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी, इन ऑर्डर टू नो द लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग ऑफ द लिसनर्स ऑफ द प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट बाय द हिमाचल आकाशवाणी, द लेटर इज कीन टू कलेक्ट द डेटा। लेटर में समझते हैं, लेटर मतलब बाद वाला, है ना। Which method of collecting data will be suitable? तो क्या सही रहेगा? पहला है जी पर्सनल डाटा इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है मेलिंग क्वेश्चनियर सर्वे, और डी है एन्यूमरेटर्स मेथड। तो देखो जी ए और बी इसलिए सही नहीं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, कितने सारे प्रोग्राम के अंदर होंगे, खुद नहीं जा सकते हम, इसलिए डी में एन्यूमरेटर में क्या करते हैं, फील्ड बॉयज को भेज देते हैं कलेक्ट करने के लिए, है ना। सेवेंथ पर आ गए, स्केड्यूल्स कौन फिल करता है? तो जो एन्यूमरेटर है वही फिल करता है, वो क्वेश्चन पूछता रहता है, फिल करता रहता है, और जो क्वेश्चनर में जो रिस्पोंडेंट होता है वो फिल करता है मेलिंग वाले में, है ना। Which of the following is a source of secondary data? सर ए में कहता है जी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, बी में कहता है प्राइवेट पब्लिकेशन, सी में कहता है कि एसबीआई बैंक की रिपोर्ट। नहीं तो देखिए ध्यान से, ये देखो प्राइवेट पब्लिकेशंस कहीं पर भी नहीं था सेकेंडरी डेटा में, याद कर लीजिए। हम प्राइवेट लोगों के डेटा को नहीं कलेक्ट कर सकते, वो अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी ए और सी दोनों में से कोई सा भी। हाँ, हम प्राइवेट कंपनी से हम डेटा कलेक्ट करते हो क्यों देगी? देगी, सोर्स ऑफ है नहीं। अगर वो दे दे तो सेकेंडरी बनेगा, लेकिन वो देगा ही नहीं ना, तो इसके सेकेंडरी के अंदर है ही नहीं। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट पढ़ लिया हमने, यहाँ पर नहीं था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कहीं नहीं था प्राइवेट कोई बैंक हमें इन्फॉर्मेशन दे दे अपनी सारी, को क्यों देगा अपनी इन्फॉर्मेशन? तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वही दे सकती है, क्योंकि उसका काम है जी सपोर्ट करना। भाई मैं इंश्योरेंस कंपनी चला रहा हूँ और मुझे कोई कैलकुलेशन लगानी है, उसके लिए मुझे डेटा चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट के पास जा सकता हूँ। गवर्नमेंट का मतलब फर्ज है, वो मतलब अप्लाई करेगी, वो मना नहीं कर सकती। प्राइवेट पब्लिकेशन मतलब प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट पब्लिकेशन में वो भी आता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, प्राइवेट न्यूज़पेपर, उन पर इसे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एड्रेस कुछ भी। तो सिम कार्ड्स कंपनी पब्लिकेशन नहीं है ना, मतलब वो हाँ तो प्राइवेट में गई ना, और डेटा देगी वो भी अपना। पब्लिकेशन मतलब क्या हुआ, जो पब्लिश कर रही है इन्फॉर्मेशन, मतलब जो जैसे न्यूज़पेपर हो गया, प्राइवेट न्यूज़पेपर हो गया, ऐसे। फिर बैलेंस कर रहे हैं जी, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट। प्राइम। सेकंड, डैश डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, पब्लिश्ड वाले में भी सेकेंडरी, अनपब्लिश्ड वाले में भी सेकेंडरी, है ना। थर्ड, प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज कंपैरेटिवली
डैश देन द सेकेंडरी। महंगा पड़ता है ये प्राइमरी वाला क्योंकि खुद जाकर कलेक्ट करना डेटा। फोर्थ क्वेश्चन, प्राइमरी का मतलब ऐसा है कि आप खुद होमवर्क कर रहे हो, सेकेंडरी वाले में अपने फ्रेंड का होमवर्क कर लिया उसकी में से कॉपी कर रहे हो, तो टाइम बचेगा सेकेंडरी वाले में। मतलब नेक्स्ट देख लो। सेम क्वेश्चन नहीं मिले तो। फोर्थ क्वेश्चन, अंडर मेलिंग मेथड क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू, किसको मेल करते हैं? रेस्पोंडेंट्स को। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश इज द पर्सन हु हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर्स इन कलेक्टिंग द डेटा। एन्यूमरेटर, रेस्पोंडेंट तो खुद रिप्लाई कर रहा है तो ना हेल्प कर रहा है कोई। सिक्स्थ, in dash entire information is recorded by the respondents themselves। क्वेश्चनियर्स में रेस्पोंडेंट खुद लिखते हैं और स्केड्यूल्स में एन्यूमरेटर लिखता है। इसका हुआ था ये। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल है, बिल्कुल सही। ट्रू फॉल्स पे आ जाए। इफ वी यूज द डेटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकंड डेटा बोलेंगे। सही है, सही। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज अप्लाइड, क्या था इनडायरेक्ट ओरल वाले में क्या था बताओ? हम डायरेक्ट ना पूछे किसी और से पूछते से और इंफॉर्मेशन। हाँ, हम जिस पर्सन में जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब जिससे मैं पूछ के आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हो। दिस इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज अप्लाइड व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लिमिटेड। फॉल्स है, जब अनलिमिटेड होती है तब उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं। प्राइमरी डेटा इन्वॉल्व मोर टाइम एंड मोर एक्सपेंसेस। सही है जी, खुद डेटा कलेक्ट करना महंगा पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु प्लान्स एंड कंडक्ट्स एन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअल सेपरेट टू वेज। अप्रोक्सीमेशन एरर्स अकर ड्यू टू मिसकैलकुलेशन। नहीं देखो जी, मिसकैलकुलेशन मतलब क्या है कि हमने कैलकुलेशन लगाने में गड़बड़ करी है, इस वजह से नहीं होता, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें रेस्पोंडेंट ट्रू रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रिप्लाई कर रहे हैं, सो मेन रीजन ये होता है ना, इसलिए मतलब ये फॉल्स हो गया। समझ पा रहे हो? और ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, हमने प्लस माइनस में गलत कर, इससे डेटा ट्रू नहीं है, ये रीजन नहीं है। जो रेस्पोंडेंट रिप्लाई कर रहे हैं वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, जो हमने फील्ड बॉय भेजे हैं उन्होंने लेजीनेस पे कुछ जगह डेटा ही नहीं लिया, हमें एस्टिमेट पे गलत इन्फॉर्मेशन डेटा दे दिया, वो रीजन है, कैलकुलेशन में गलती नहीं। 6. The enumerators are trained personnel hired by the investigator for field work. सही है जी, मीनिंग यही है एन्यूमरेटर। अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को हम सेकेंडरी डेटा के तरह यूज कर सकते हैं। सही है, क्योंकि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों आते हैं इसमें। मैथ्स डबल में आते हैं जी। पहले वाले में देखें सर, बी फर्स्ट का बी। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, पॉइंट नंबर ए में लिखा है कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन, तो सेकंड वाले का ए हो गया। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट वाले का बी हो गया। और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, सी। डी। क्वेश्चन जो 1 है ना, इसमें शायद सारे पेयर नहीं बनेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे आंसर में भी देखिए फोर्थ का डी लिखा हुआ बस फर्स्ट वाले में, तो सारे पेयर नहीं बनेंगे, जो जो पेयर बन रहा है मतलब उसको हमें लिखना आंसर में, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब सारे मतलब 1 2 3 4 5 एबीसीडी में ई में सारे पेयर बनेंगे, ऐसा नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। जो पेयर बन रहे हैं वो लिखने मतलब हमें बस, क्योंकि जैसे डी वाला है अ क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, यानी ये दोनों नहीं बन रहे। हाँ ये बन ही नहीं रहा कहीं पर भी। की पॉइंट अ पर्सन हु आंसर्स टू द क्वेश्चंस, ये रिस्पोंडेंट होता है, तो रिस्पोंडेंट होता है, वो भी नहीं दे रखा है इसके अंदर, है ना। सेकंड वाले में ऐसा बोलने की बात है। बताइए प्राइमरी डेटा कौन सा? ई।
लास्ट वाला पार्ट कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट मेलिंग या क्वेश्चनेयर सर्विस। डी मेल कर जरा क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चनेयर्स को मेल किया जाता है रेस्पोंडेंट को, तो सेकंड वाले का डी आंसर सही है। सेकेंडरी डेटा ए अदर ऑर्गेनाइजेशन से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सही। फोर्थ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, बी तो पर्सनल बायस से ये फ्री होता है, कोई भेदभाव नहीं होता इसके अंदर, बिल्कुल सही है जी। फिफ्थ क्वेश्चन एनिमेटर सी a person who actually collects the desired instructions, सही है, वो फिफ्थ वाले में सी आ गया। सर हाँ वो बोर्ड आ गया ना 9th to 11th में। और तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, सर आ रहा था न्यूज़ में, मेरे ग्रुप में गया था स्कूल के। मैं अपडेट नहीं हूँ, मैं अपडेट कर लूँगा अगर ऐसा है तो मैं अपडेट। अभी तो टर्म 1 और टर्म 2 का ही जब तक पता है, वो भी स्कूल की अपनी चल रही है, सितंबर में टर्म 1 ले रहे हैं आधे सर तो फिर भी कुछ नहीं पड़ता, चाहे बोर्ड हो चाहे सेंट्रल पेपर एक वक्त पेपर होता है। कोई नहीं पता। चैप्टर खत्म किया वाला, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नोट से करेंगे, एक क्लास को लगाएंगे इस पर, तो चैप्टर नोट से करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। टेस्ट आ गया, टेस्ट है। हाँ जी, टेस्ट आ गया अपने चैप्टर 5 अकाउंटिंग क्वेश्चन। मैं डालूंगा अकाउंटिंग क्वेश्चन का भी, जर्नल का भी, दोनों के एक्स्ट्रा कर दोगे? और क्या होगा दोनों में क्या प्रोग्राम से। सर तो क्वेश्चन में डाउट, हाँ जी पूछें, सर तो फिफ्थ इसमें तो फिफ्थ आंसर कितना बोलेंगे बात 41। 41। हाँ सर इसमें जैसे आपने आउट ऑफ 30 बोला है आंसर, हाँ, लेकिन मैं इसमें ए होना चाहिए ना, क्योंकि सर और बी पार्ट होगा तो उसमें सर हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिलेगी। इन्वेस्ट रिस्पोंडेंट मतलब कोई और किसी और से हम पूछ रहे हैं दूसरे पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन, और सी वाले में और सर सी वाले में मतलब सर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिल पाएगी वजह सर, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम बनाएंगे तो अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, और अगर हमें वो क्वेश्चन नहीं हुआ जिसका हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। नहीं, थर्ड वाले में तो हम जो इन्वेस्टिगेटर है वो मेल करता है रेस्पोंडेंट को क्वेश्चंस, और रेस्पोंडेंट उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ करके उनमें आंसर टिक कर करके वो हमें रिप्लाई करता है, तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिली, रेस्पोंडेंट से मिली, ठीक बात है ना। एबीसी तीनों सही है, तो इसलिए डी आंसर दे रहा हूँ। अगर डी नहीं होता, मतलब ऑल ऑफ दिस का आंसर नहीं होता, हमें एबीसी में से कोई एक चूज करना होता, तो ए चूज करते हैं, ए ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली रेस्पोंडेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बी और सी गलत होने का कोई रीजन नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर है। और पूछिए। और सर एक सिक्स्थ क्वेश्चन, सर सिक्स में मेलिंग क्वेश्चन या सर्वे क्यों नहीं रेफर कर सकते? एजुकेटेड नहीं होता। क्वेश्चन बढ़ते हैं जी, इन ऑर्डर ऑफ लाइकिंग डिसलाइकिंग ऑफ प्रोग्राम्स। क्वेश्चन है ना, जनरली एक क्वेश्चंस की लिस्ट होती है कि भाई हमें मतलब काफी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्वेश्चन मेल करते हैं, हम लोग रिप्लाई करते हैं, हमें तो ये पूछना प्रोग्राम अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो सर उसमें मुझे ऐसा हम लोग कर सकते हैं? नहीं भाई, तो क्वेश्चनेयर का मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हुआ ना, एक क्वेश्चन मतलब मेल क्या करेंगे उस हिसाब से समझ लेंगे ये चीज होगी। एनिमेटर को तो फील्ड वर्क को भेज दिया सबके पास, क्वेश्चन प्रोग्राम अच्छा लगा नहीं लगा, उसने टिक लगा लिया, तो अगले बार पर्सन दिया टिक लगा लिया, ऐसे करते करते सही है। और किसी में कोई आंसर गलत नहीं है, इसमें भी जैसे बस जो ज्यादा सही है वो निकाल के देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल बेस में तो डेफिनेटली हमारे पास हर चीज के लिए चॉइस है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी मेथड से करें। इसमें कोई से भी टिक करके आते हैं, अगर ऑल ऑफ दिस नॉट तो भी सही होता। नहीं, सही तो नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में जैसे हमें 4 ऑप्शंस हैं, तो जो बेस्ट वाला चूज करना होता है, तो हमें एज अ मतलब जो बेस्ट हो, मतलब एक नॉर्मल पर्सन, एक रैंडम रेशनल वर्ड इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में, रेशनल कंज्यूमर, मतलब जो जैसे डिमांड बढ़ती है, एक डाउट आता है बच्चे का, सर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ते हैं, तो डिमांड कम हो जाती है क्योंकि महंगा चीज़ मिल रही है, इनको कहता है सर मैं तो नहीं लूँगा, मतलब मैं तो सामान तभी लूँगा, तो फॉलो नहीं हुआ। नहीं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम ना रेशनल कंज्यूमर लेके चलते हैं, मतलब एक आम आदमी, एक समझदार आदमी जो हर चीज़ को अपना चीज़ कैलकुलेशन लगा करके सोच समझ कर फिर खर्च करता है, तो हम सारे आंसर जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो जनरल पर्सन को अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो वो डेफिनेटली कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देते हैं, जनरल पर्सन के पर्सन डिपेंड करता है।
क्वेश्चन रीड कर लीजिए, एक बार जो मैंने बात कराएंगे जनरल एम्प्लॉयमेंट का डाउट हो तो देखें इसमें। सर वे हाँ बोलो। मतलब चैप्टर रिलेटेड आउट ना, चैप्टर में आई वांट टू इसमें मैंने बताई नहीं, तो पर्सनल की नहीं बताई थी, बिजनेस के